संस्कृति कला में हमारा जो मुद्दा है वो है लोक नाट्य। तो अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, लोक गाथा कर लिए, लोकगीत कर लिए, त्योहार कर लिए, है ना। अब हमारा मुद्दा है लोक नाट्य और आज वाद्य यंत्र, जो हमारे छत्तीसगढ़ में वाद्य प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्न आते हैं यहाँ से, है ना। तो चलिए, लोक नाट्य किसे कहा जाता है? लोक नाट्य साहित्य की वह विद्या है जो संवादों के माध्यम से किसी रोचक कथा प्रसंग को प्रस्तुत कर लोक मनोरंजन करने का उद्देश्य रखती है ना। तो क्या बोल रहा है भैया, संवादों के माध्यम से, आपस में डायलॉग हो गया, एक्टिंग हो गया, अभिनय हो गया, इस माध्यम से जो है जो कथा प्रसंग है ना, उनको रोचकता प्रदान करते हैं और उस रोचकता के साथ मनोरंजन का उद्देश्य होता है, ठीक। और लोक नाट्य में ऐसा नहीं है कि केवल मनोरंजन है, कई जगह समाज के कुरीतियों, कई लोक नाट्यों में आपको दिखेगा कि वो अधिकांशतः समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन पर प्रहार भी करते हैं एक तरह से, और नैतिक शिक्षा भी देते हैं। तो लोक नाट्य की ये छत्तीसगढ़ के मतलब कल्चर में आप बोलिए या परंपरा में ये लोक नाट्य शामिल है ना। और इसमें अधिकांश जो है ये आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है। आदिवासी, या तो इनका किसी प्रकार जन्म आदिवासी क्षेत्रों में हुआ है, फिर ये मैदानी भागों में भी पॉपुलर हो गए हैं, ठीक। तो न सिर्फ मनोरंजन, जो स्थानीय कथा है या कथा को प्लॉट के रूप में लिया जाता है और संवाद के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से उनकी प्रस्तुति होती है, इसका मूल उद्देश्य जो होता है वो मनोरंजन ही होता है, लेकिन साथ में सामाजिक चेतना जागृत करना भी होता है। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन पर प्रहार करके लोगों को शिक्षा देने का भी एक उद्देश्य होता है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ लोक नाट्य में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाचा, या इसी को नाचा गम्मत भी कहा जाता है ना। नाचा या नाचा गम्मत। देखिए, ये जो गम्मत शब्द है ना, गम्मत का अर्थ होता है हंसी ठिठोली। गम्मत का वास्तविक अर्थ होता है हंसी ठिठोली। तो न सिर्फ डांस होगा, अभिनय होगा, बल्कि हंसी ठिठोली के साथ होगा। देख रहे हो आप, ये नाचा का एक दृश्य है ना। नाचा की एक खास बात यह है कि यहाँ पर कोई स्त्री पात्र नहीं होता, पुरुष ही जो है स्त्री पात्र की भूमिका निभाते हैं। आइए, नाचा क्यों कहा जाता है? नाट्य या गम्मत प्रदर्शन से पहले नृत्य या नाच होता है, इसलिए नाचा कहा जाता है ना। नाट्य शुरू होने से पहले नृत्य का प्रदर्शन होता है, इसीलिए इसको नाचा कहा जाता है। गम्मत का आशय हंसी ठिठोली से फोकस रहेगा। जहां मैं बताऊंगा आपको वो एकदम आपको परीक्षा उपयोगी से याद परीक्षा की दृष्टि से आपको एकदम उसको कंठस्थ करना होगा, मैं कराऊंगा याद, ठीक। गम्मत का आशय हंसी ठिठोली। सभी कलाकार खड़े होकर साज या वाद्य बजाते थे, है ना। बजाते थे काहे लिखा है भाई? असल में क्या है कि बहुत सारी परंपराएं जो थी, इनकी जो मूल परंपरा थी वो थोड़ी बदल गई। ओरिजिनली होता क्या था कि नाचा में जो है, जो साथ में जो वाद्य यंत्र या साज बजाते थे वो खड़े होकर बजाते थे, लेकिन आजकल बैठकर भी बजा देते हैं। तो ऐसी परंपरा स्थापित हो चुकी है। लेकिन ओरिजिनली नाचा में होता क्या था कि जो साज और वाद्य जो है वो खड़े होकर बजाया जाते थे। वाद्य यंत्र देखो, चिकारा और तबला। तो आपसे कभी ये प्रश्न पूछ देगा कि नाचा में प्रमुखतः जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो कौन कौन से, सबका फोटो देखेंगे आज, पूरा वाद्य यंत्र का फोटो खोज खास के ढूंढ के लाया हूं। तो चिकारा और तबला, आपसे एक प्रश्न बन सकता है यहीं से कि नाचा में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है प्रमुखतः वो कौन से हैं? चिकारा और तबला। तो अभी आप देखेंगे, सारे वाद्य यंत्र देखेंगे तो उसमें फोटो आप समझ जाओगे कौन सा कैसा दिखता है। स्वर्गीय मंदराजी दाऊ रवेली, खेली नहीं है ना, रवेली, इनका नाम आपको याद रखना होगा। आगे हम व्यक्तित्व जब परिचय पढ़ेंगे तो उसमें सारे व्यक्तित्व में भी उसका डिटेल पढ़ेंगे। तो स्वर्गीय मंदराजी दाऊ रवेली ये राजनांदगांव के थे। कहाँ के थे? कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि कहाँ के थे? राजनांदगांव के। तो मंदराजी रवेली साहब हैं, इन्होंने क्या किया था कि चिकारा, वैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र नाचा का चिकारा ही है, चिकारा, लेकिन दाऊ मंदरा जी ने एक प्रयोग किया, उन्होंने चिकारा के स्थान पर हारमोनियम का प्रयोग शुरू कर दिया। मतलब नाचा में हारमोनियम को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? दाऊ मंदरा जी। एक प्रश्न यहां बन गया कि नाचा में जो हारमोनियम को प्रचलित करने का, चिकारा के स्थान पर हारमोनियम को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? दाऊ मंदरा जी, राजनांदगांव वाले, है ना, ठीक। परिया डांसर,
पुरुष जो स्त्री पात्र की भूमिका निभाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परी या डांसर। ये देखो, ये जोकर है अगल बगल, ये है परी, है ना, परी है ये। तो नाचा में दो पात्रों की विशेष भूमिका होती है। एक तो जोकर कहते हैं जिसको अपन, तो जोकर जो है वो भी वही नाचा में जो हाथ से पुट देने का कार्य करते हैं, और ये वो परी भी वही करती है, बस परी इसलिए हाथ से पुट देने में कामयाब हो जाती है कि वो वास्तव में पुरुष होता है जो स्त्री के वेशभूषा में होता है। ठीक, अच्छा, नचौड़ी देखिए आप, नचौड़ी, परी या डांसर समझ गए। तो एक पात्र जो प्रमुख क्या है? जोकर और परी, जोकर भी आएंगे अभी। नचौड़ी देखिए, यह नाचा का पूर्व रंग है। नचौड़ी नाचा से पहले जो ये सब ये करते हैं ना, शुरू होने से पहले आके कॉमेडी वॉमेडी करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? नचौड़ी। ये लोग आते हैं, नाचते हैं और ये सब कलाकारी करते हैं। जोकर, वो देख लिए बगल में जोकर है ना, तो जोकर हास्य व्यंग तथा जोकड़ी वेशभूषा के साथ हाजिर जवाबी को प्रदर्शन कर मनोरंजन, हाजिर जवाब होते हैं। हाजिर जवाब मतलब आप, अच्छा, ये लोग का कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं होता है ना, मतलब सामने सामने जो है वो कॉमेडी बनाते हैं, पटकथा बनाते हैं और तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। मतलब एक हाजिर जवाबी, इनमें भी एक खासियत है कि आप तुरंत कुछ मारो और तुरंत उसका हाजिर जवाबी मतलब कॉमेडी वाला जवाब दे देंगे। तो ये एक खास बात है इनकी। आइए देखिए, साखी परंपरा। जोकर नचौड़ी धुन में नाचकर साखी और जनूला के माध्यम से गम्मत या तमाशा के लिए वातावरण तैयार करता है। तो जोकर का मुख्य भूमिका क्या है? साखी और जनौला, साखी और जनौला। तो जोकर जो है, तो साखी परंपरा किससे संबंधित है? एक प्रश्न बन गया। नाचा, साखी परंपरा किससे संबंधित है? नाचा। और इस साखी परंपरा में होता क्या है? तो जो जोकर है उसकी भूमिका है। जोकर क्या करते हैं? साखी और जनौला के माध्यम से उसमें हंसी ठिठोली के साथ जो है वातावरण तैयार करते हैं, है ना, लोगों का मनोरंजन का। फिर नचौड़ी गीत देखिए। अब एक प्रश्न और बन गया कि नचौड़ी गीत किससे संबंधित है? वो है नाचा से। नचौड़ी गीत, है ना, तो नचौड़ी गीत किससे संबंधित है? नाचा से। मतलब नाचा में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नचौड़ी गीत। ये एक प्रश्न बन गया आपका। ठीक, तो अब तक क्या स्थिति आपने देखी कि नाचा क्या होता है भैया, ये तो आप समझ गए ना। प्रमुख वाद्य यंत्र जो नाचा के हैं वो क्या है? चिकारा और तबला। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिन्हें ये श्रेय जाता है कि उन्होंने चिकारा के स्थान पर हारमोनियम को प्रचलित कर दिया है नाचा में। उनका नाम क्या है? दाऊ मंदरा जी रवेली। दाऊ मंदरा जी रवेली, राजनांदगांव वाले। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसमें दो कैरेक्टर की मुख्य भूमिका होती है नाचा में। एक तो जोकर होते हैं और एक परी, जोकर और परी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है? नचौड़ी। तो ये तो नहीं बनेगा, ये हो गया। यहां से यहां आ जाइए। साखी परंपरा किससे संबंधित है? नाचा से। साखी परंपरा, और साखी परंपरा में होता क्या है? जो जोकर होते हैं वो साखी और जनौला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं। और नचौड़ी गीत, नाचा में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नचौड़ी गीत। जानते सुनो नहीं? साखी महूला नहीं मालूम, खोजो, नहीं मिली बस। साज परी नजरिया, देखो एक और, साज परी या नजरिया। पुरुष, वही परी जो है ना, परी जो है, जो पुरुष होते हैं स्त्री की वेशभूषा में जो कार्य करते हैं, जो गीत गाते हैं, ठीक, उसको क्या कहा जाता है? साज परी या नजरिया। एक और क्वेश्चन बन गया, साज परी और नजरिया। तो वही परी जो डांसर है ना वो सब। तो साज परी और नजरिया, ये कौन है? पुरुष जो स्त्री की वेशभूषा में गीत गाते हैं नाचा में, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक, साज परी या नजरिया। अच्छा, मुजरा की भी प्रथा है इसमें। अच्छा, मुजरा का मतलब ऐसा नहीं है ना, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, वो नहीं है। मुजरा का मतलब यह है कि नाचा में जो कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति से लोग खुश होते हैं, तो ये दाऊ की ओर से 10 रुपया, है ना, तो तुम लोग भी जाओगे तो तुम्हारा नाम लेकर जो है बकायदा पैसा इसे घुमा घुमा के उनको दिया जाएगा। तो वही मुजरा है ना, पुरस्कार, कलाकारों को पुरस्कार देने की परंपरा। तो ये पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, इस बात की 100% गारंटी है, पेपर का स्तर बहुत अच्छा होगा, यूपीएससी की तरह होगा। पिछले साल वाले पेपर को नज़रअंदाज कर दो, वैसा नहीं होगा। जैसे पहले हो रहा था ना 4 साल, वैसा होगा। और क्या होता है कि आप देख रहे हो, आप एक परंपरा अभी देख रहे होगे जिसका मैंने 3 महीने पहले वो कर दिया था, कूट वाले प्रश्न, मतलब स्टैंडर्ड उठाएगा। जहां भी कूट वाले क्या होता था, 12th बेस एंट्री में 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, लेकिन कूट इंट्रोड्यूस हो गया ना, है ना,
इसका पूर्वानुमान मैं बहुत पहले से कर रहा हूं कि अब जो है जो पेपर होंगे उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और जब कूट वाले प्रश्न बनाए जाते हैं तो वन लाइनर क्या होता है, छत्तीसगढ़ में ना वही रगड़ रगड़ के क्वेश्चन आ चुका है। तो कभी भी आपको झटका दे सकता, पता चला कि वो क्वेश्चन अब पूछ ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है, कहीं से क्वेश्चन बनाना है तो 4 कूट डाल दिया, और 4 कूट में फिर अंडर डेप्थ में जाने की गुंजाइश बढ़ जाती है ना। छोटे छोटे ऐसे फैक्ट जिसको हम नजरअंदाज करते हैं वो तथ्य पूछ लिए जाते हैं और आपको नहीं पता है तो कूट में फंस जाओगे। ठीक, तो इसलिए आपने को सब करना है ऐसे। देखिए अच्छा, और ये जो राजपरी नजरिया जो गीत गाते हैं, इन गीतों में आजादी रूपी भाग्य को अंग्रेजों द्वारा हरण करने की बात गीत के माध्यम से गाई जाती। मतलब भारत की आजादी से पहले दृश्य को गीत के रूप में गाया जाता है ना, कि भारत क्या किस प्रकार अंग्रेज आए और किस प्रकार भारत की आजादी को जो मतलब उनके भाग्य को ग्रहण लगा दिया। समझ रहे हो। तो एक और चीज कि ये जो राजपरी और नजरिया जो गीत गाते हैं उसमें भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो दशा थी भारत की अंग्रेजों के द्वारा, उसका वर्णन किया जाता है। ठीक, मुजरा भी जानते हो आप, जान गए आप। आगे चलिए, तमाशा या गम्मत। अब देखिए तमाशा या गम्मत जो उसके बाद पूरा शुरू होता है, तो परिवार, समाज या गांव में घटने वाली घटनाओं को केंद्र में रखकर कथानक गढ़ा जाता है ना। तो आपस में लोकल जो वाक्य होते हैं, जो प्रसंग होते हैं, उन्हीं को केंद्र में लिया जाता है और उनमें एक कथा के रूप में उन्हें गढ़ा जाता है। नाचा में संवाद लिखित नहीं होते, एक खासियत है, नाचा में संवाद लिखित नहीं होते, कोई स्क्रिप्ट पहले से तैयार नहीं होती। ये इतने हाजिर जवाब होते हैं, इतने माहिर होते हैं कि तुरंत माहौल से ये जो है वो उसे बना लेते हैं, है ना, उसका प्रसंग उसको कथानक के रूप दे देते हैं। ठीक, छुआछूत, शोषण, सामंतवादी प्रवृत्तियों पर लोक कलाकार प्रहार करते हैं। मतलब समाज में फैली हुई कुरीतियों पर भी प्रहार किया जाता है नाचा में। ठीक ना, इसका उद्देश्य मैंने पहले बताया, इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, हालांकि पहला उद्देश्य मनोरंजन ही है, लेकिन इसका दूसरा उद्देश्य जो प्रमुख उद्देश्य है वो है समाज में फैली हुई कुरीतियों पर प्रहार करना, लोगों को शिक्षित करना कि भाई ये कुरीतियां हैं और ये समाज के लिए जहर है और इन्हें हटाया जाना चाहिए। आगे चाहिए कलाकार। देखिए आप, कुछ कलाकार नाचा जिससे हालांकि हबीब तनवीर ये थिएटर आर्टिस्ट है ना, हबीब तनवीर, तो ये भी नाचा से संबंधित रहे हैं। तो आपसे एक प्रश्न आ जाएगा कि भैया इनमें से कौन नाचा के कलाकार हैं, तो आपको ये याद रखना होगा, है ना। देखिए आप, हबीब तनवीर, फिदाबाई, मदन निषाद, सगातोर, झुमुक दास, भुलवाराम, न्यायिक दास, मालाबाई, गोविंद निर्मलकर। तो देखो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं ना, अचानक कोई एक नाम दे देगा, बोलेगा किससे संबंधित रहे हैं ये, तो अपने को ये नाम याद रखना होगा। कोई कोड दिख रहा है क्या? जैसे रुक जा, देखो, हबीब माला पर फिदा होके, है ना, माला पर फिदा होके झूम कर सब कुछ भुला बैठा, है ना। तो हबीब माला पर फिदा होके झूम कर सब कुछ भुला बैठा, है ना, और मदन ने उसे न्याय दिलाकर निर्मल कर दिया। जैसा भी हो, अरे को याद होना चाहिए ना, याद होना चाहिए। तो नाचा के कलाकार हबीब माला पर फिदा होकर झूम कर सब कुछ भुला बैठा और मदन ने न्याय दिलाकर उसे निर्मल कर दिया। मदन ने न्याय दिलाकर उसे निर्मल कर दिया। कोड लिख लो, ट्रिक याद कर लो। ठीक, और ये ट्रिक याद कर लो कि हबीब माला पर फिदा होकर झूम कर सब कुछ भुला बैठा, मदन ने उसे न्याय दिलाकर निर्मल कर दिया। तो अब देखो कौन कौन, हबीब तनवीर, है ना। तो एक लाइन से जैसे कोड बनाए वैसे ही चलते हैं। चलो, हबीब तनवीर, मालाबाई, फिदाबाई, झुमुक दास, भुलवाराम, मदन निषाद, न्यायिक दास और गोविंद निर्मलकर। तो नाचा से संबंधित कलाकार कौन कौन है भैया? हबीब तनवीर, है ना, मालाबाई, फिदाबाई, झुमुक दास, फिर भुलवाराम, फिर मदन निषाद, फिर न्यायिक दास, फिर
गोविंद निर्मलकर, गोविंद निर्मलकर, है ना। नाचा के कलाकार हबीब तनवीर, मालाबाई, फिदाबाई, झुमुक दास, भुलवाराम, मदन निषाद, न्यायिक दास, गोविंद निर्मलकर। आइए ये दे, है ना, तो ये भी नाचा से ही संबंधित है। ठीक, पौराणिक ग्रंथों को भी लिया जाता है बैकग्राउंड में। आइए अब आइए रहस्य, असल में ये रहस्य का है, ये रहस्य का है ना। चलिए रहस्य का है वो। आइए, श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ गम्मत प्रदर्शन। तो आपको पता है रहस्य, आपने बहुत बार सुना होगा रहस्य। तो ये रहस्य में क्या होता है, श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ गम्मत, वही हंसी ठिठोली गम्मत प्रदर्शन होता है इसमें। तो ये याद रखना है आपको, रहस्य में कि रहस्य का केंद्र बिंदु क्या है, श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण की लीला। ठीक, यह लोक नाट्य 7 से 10 दिनों तक किसी अनुष्ठान पर आयोजित किया जाता है। मतलब चाहे जन्म संस्कार हो, विवाह कार्यक्रम हो, है ना, तो ऐसा कोई भी जो अनुष्ठान होता है उसमें ये किया जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि इसी समय होता है, कभी भी आप रहस्य करवा सकते हैं। तो 7 से 10 दिनों तक चलता है, लंबा चलता है। ऐसा तो नहीं पूछेगा कि 7 से 10 दिन चलते कि 8 से 10 दिन, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। राजधारी, रहस्य का प्रमुख व्यक्ति क्या कहलाता है, राजधारी। एक प्रश्न आपका यहां से बन गया कि रहस्य का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं हम, राजधारी। वाद्य यंत्र देखिए आप, हारमोनियम, चिकारा, तबला, मंजीरा, है ना। ये रहस्य में जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, यहां से प्रश्न बन सकता है हारमोनियम, चिकारा, तबला और मंजीरा, है ना। ये सब अपन देख लेंगे आज, वाद्य यंत्र का सब फोटो लेके आया हूं मैं। चिकारा, तबला और मंजीरा, चिकारा, तबला और मंजीरा। तो आपके रहस्य में इस्तेमाल किए जाने वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, हारमोनियम, चिकारा, तबला, मंजीरा। और जो हारमोनियम बजाता है उसको बाजा मास्टर कहते हैं, है ना। जो रहस्य में हारमोनियम वादक होता है उसे क्या कहा जाता है, बाजा मास्टर। तो बाजा मास्टर किससे जुड़ा हुआ है, रहस्य से, है ना। बाजा मास्टर किससे जुड़ा हुआ है, रहस्य से। तो रहस्य में जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है वो क्या क्या है, हारमोनियम है, चिकारा है, तबला है, मंजीरा है। ठीक, ये हो गया। आइए रहस्य बेड़ा। अब रहस्य बेड़ा मतलब वो मंच है जहां पर ये किया जाता है, ये युग रहस्य बेड़ा, मुख्य मंच, मुख्य मंच, है ना। ये नोनी जो गलती निकले तो बता देना, तो एडिट करके नोट्स निकालेंगे ना, फटाक से एडिट करके नोट्स निकालेंगे। ठीक, रहस्य बेड़ा। तो बस यहां से तो प्रश्न बनना मुश्किल है कि आपको पता है भाई रहस्य बेड़ा किसको बोल रहे हैं, वो मुख्य मंच जहां पर रहस्य अभिनीत की जाती है ना, उसे रहस्य बेड़ा कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक पूरक मंच भी बनाया जाता है। जैसे आपको पता है ना, कृष्ण लीला में आपको याद होगा काली नाग, कालिया नाग वाला एक आता है। तो कालिया नाग को और जीवंत करने के लिए तो क्या अक्सर क्या किया जाता है, गांव में जो तालाब है जहां ये रहस्य अभिनीत किया जाता है, तो तालाब के आसपास एक और मंच बनाते हैं जहां पर जैसे कि जो फेमस, जैसे कालिया नाग वाला इंसिडेंट याद है ना आपको, बॉल चला जाता है, वो लोग खेल रहे होते हैं, है ना, उनका बॉल तालाब में चला जाता है, वहां पर कालिया नाग होता है। तो ये फिर जो है उसको अंदर जाके तोड़ मरोड़ के नाचते हुए ऊपर आते हैं, है ना। हाँ, तो वही वाला कालिया नाग जैसे प्रसंग के लिए पूरक मंच भी बनाया जाता है। वो गांव के चौराहे पर भी बनाया जा सकता है, अधिकांश तालाबों के किनारे बचाया जा, क्योंकि वो क्या है, वो अभिनय जो करेंगे वो जीवंत लगेगा कि कालिया नाग पानी में रहता था, नदी में रहता था। कौन सी नदी, यमुना। कौन सी नदी, यमुना। यमुना में रहता था, है ना। और लोगों की ये शिकायत थी, लोगों को पता ये कालिया नाग इतना विषैला है कि वहां पर यमुना का पानी भी विषैला हो गया था। तो कृष्ण ने एक लीला रची। वास्तव में गेंद खेलना मकसद नहीं था, मकसद था कि वहां पर खेल खेल में वो गेंद वहां जाए, क्योंकि कृष्ण जो है ये नहीं बताना चाहते थे बच्चों के बीच कि मैं ही कृष्ण हूं, है ना। तो बॉल जो है वो गेंद में जाती है, उस गेंद के बहाने कृष्ण तालाब में, उस नदी में जाते हैं यमुना में, कालिया नाग को रस्सी की तरह इसे तोड़ मरोड़ के फिर नाचते हुए ऊपर बांसुरी बजाते हुए ऊपर आते हैं। ठीक, तो वैसे अब बांसुरी बजती नहीं है ना तालाब के अंदर, पानी घुस जाएगा तो बजेगी नहीं। कालिया नाग प्रसंग तो एक हो गया। पूरक मंच भी स्थापित किया जाता है, मतलब एक से अधिक मंच स्थापित किए जाते हैं रहस्य में। ऐसा मतलब कभी प्रश्न बन जाए तो रहस्य में क्या होता है, एक से अधिक मंच बनाए जाते हैं। बाकी जगह आपको मंच एक ही बनाया जाएगा,
लेकिन रहस्य में एक से अधिक मंच बनाए जाते हैं, एक मुख्य मंच और एक पूरक मंच। रहस्य के जैसे आप लोगों ने नाचा का देखा, उसी प्रकार इसका भी संवाद स्क्रिप्ट अलिखित होता है ना। मतलब ये लोग अपनी कला में इतनी माहिर हैं कि तुरंत तुरंत सोच लेते हैं पटकथा और अभिनीत कर देते हैं, ये इनकी खासियत है। ठीक, रहस्य लोकनाट्य के आधार। अब आधार मतलब ये जो लोकनाट्य अभिनीत किया जाता है, ये आधार तो कौन कौन सी किताबों के आधार बनाते हैं। राधा विहार एक किताब है, एक किताब ब्रिज विलास ये किताब है, इसके आधार यहीं से इनके आधार पर वो अभिनय करते हैं। और एक और गुटका, गुटका है, वो नहीं दिख रहा है। मैं आश्चर्यचकित हो गया मैं जब देखा ना ग्रंथ अकेडमी की किताब में, ये गुटका ही है ना। अब हो सकता है, देखो भाई, गुटका तो लकड़ी के गुटका को भी बोलते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि पान विलास की बात कर रहा हूँ, है ना, केसर दाने दाने में केसर का दम, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये पता नहीं किस उद्देश्य लिखा है, लेकिन गुटका बाबू रेवाराम एक किताब देखो जो मेरे को मिल गई, और रहस्य इससे आधारित होता है ना। याद रहे, बाबू रेवाराम की किताब है ये, क्या है ना, गुटका, बाबू रेवाराम की किताब। और रहस्य जो लोकनाट्य के आधार, जो रहस्य लोकनाट्य है उसके आधार राधा विहार, ब्रिज विलास और गुटका, बाबू रेवाराम लिखित गुटका, इसको आधार बनाया जाता है। तो एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि रहस्य लोकनाट्य जो है उसमें किन किन किताबों को आधार बनाया जाता है। तो एक राधा विलास हो गया, राधा विहार हो गया, ब्रिज विलास हो गया, और बाबू रेवाराम रचित गुटका। ठीक, आगे चलिए। जोकर या परी यहां भी होता है ना। जोकर परी रहस्य के गम्मत जानते हो, हंसी ठिठोली, वही कॉमेडी प्रस्तुत करते हैं। पुरुष ही स्त्री पात्रों की भूमिका करते हैं, यहां भी वही है। ठीक, वादक खड़े खड़े या कृष्ण की। अब देखो यहाँ जो वादक होते हैं साज लेकर, जो हारमोनियम, चिकारा, तबला, मंजीरा, ये वादक क्या है, खड़े खड़े वाद्य यंत्र बजाते हैं, या फिर क्या करते हैं, कृष्ण की मूर्ति, वो जो होता है ना बेड़ा, रहस्य बेड़ा, उसके आसपास कृष्ण की बहुत सारी मूर्तियां, मतलब 126 मूर्तियां लगभग स्थापित की जाती हैं। अलग अलग लीला के रूप में जो मूर्तियां होती हैं वो स्थापित की जाती हैं। या तो वादक जो है खड़े होकर साज करते हैं, या फिर चारों ओर घूम घूम के करते हैं। आप लोग तो गांव वाले होकर देखे होंगे, सब नहीं देखे हो, अब नहीं होता है। ठीक, कृष्ण और कंस की भूमिका करने वाले कलाकार स्थायी होते हैं। एक और चीज देखो आप, रहस्य में जो भी पात्र कृष्ण और कंस की भूमिका निभाते हैं ये स्थायी कलाकार होते हैं। मतलब वो एक ही कलाकार वही कंस की भूमिका निभाएगा, वही कृष्ण की भूमिका, मतलब अलग अलग ना, दो कलाकार, एक कंस की भूमिका निभाने वाला स्थायी होगा और एक कृष्ण की। बाकी जो कलाकार होते हैं वो बदलते रहते हैं, जैसे 5-2 मिनट के लिए आया, अलग पात्र बन के आया, फिर पीछे गया, फिर कपड़ा लत्ता बदला, फिर दूसरा, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई रहस्य में कौन से 2 पात्र स्थायी होते हैं, कृष्ण और कंस। ये मतलब वही व्यक्ति पूरे रहस्य में कंस की भूमिका जो निभा रहा है वही निभाएगा, और कृष्ण की भूमिका जो निभा रहा है वही निभाएगा। कथा प्रसंगों में स्थानीय रहन सहन, आचार विचार समाहित होते हैं, वही आपको पता है स्थानीय रहन सहन। तो यहां से तो नहीं बनेगा। आगे चलिए, भतरा नाट। भतरा नाट को ओड़िया नाट भी कहा जाता है। भतरा नाट को ओड़िया नाट भी कहा जाता है। ओड़िया नाट इसलिए कहा जाता है, देखो कि ये जो भतरा नाट है वास्तव में बस्तर में प्रचलित है, बस्तर में, है ना। बस्तर में इसलिए प्रचलित है, क्या था कि पहले जब चक्रकोट राज्य था, रियासत था ना पहले, तो जब चक्रकोट रियासत था तो बस्तर के राजा के नियंत्रण में आज वर्तमान उड़ीसा के 2 क्षेत्र आते थे, वो बस्तर में शामिल होते थे। उड़ीसा, जब भारत आजाद हो गया, उड़ीसा अलग राज्य बन गया, तो वो क्षेत्र आज उड़ीसा राज्य में है। लेकिन किसी समय जब ये राज्य नहीं बने थे तो चक्रकोट रियासत में उड़ीसा के 2 क्षेत्र आते थे, कौन से, कोटपाड़ और नवरंगपुर। कोटपाड़ और नवरंगपुर, लटके झटके। आप पूछोगे कि कभी भाई इसके चांसेस क्या है, तो इसके चांसेस वही 1% है ना। तो क्या था कि चक्रकोट रियासत में आज वर्तमान उड़ीसा के 2 क्षेत्र उस समय आते थे, वो क्या थे, कोटपाड़ और नवरंगपुर, ये दोनों आते थे। और इन इलाकों में होता था ओड़िया नाट, इन इलाकों में। मतलब मूलतः जो है भतरा नाट जो है वो उड़ीसा, है ना, उड़िया लोगों का है। और आपको बता दूं, भतरा नाट आज भी बस्तर में पॉपुलर तो है, क्योंकि नवरंगपुर और कोटपाड़ चक्रकोट रियासत में थे, तो बस्तर के सीमावर्ती इलाकों में भतरा नाट बहुत पॉपुलर है। लेकिन आज भी भतरा नाट उड़िया भाषा में होते हैं। किस में होते हैं,
उड़िया भाषा। एक खास बात देख लो आप कि ये भतरा नाट कौन सी भाषा में होता है? उड़िया भाषा, उड़िया भाषा में होता है। भतरा नाट उड़िया भाषा में होता है। अब भतरा क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि भैया भतरी बोली का इस्तेमाल होता है, भाषा तो उड़िया इस्तेमाल होती है, लेकिन भतरा जनजाति ये जो है ये नाट्य प्रस्तुत करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है भतरा, भतरा नाट। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए, यह नाट्य उड़िया भाषा में होता है, याद होना चाहिए आपको। भतरा नाट छत्तीसगढ़ की किसी जनजाति भाषा या सदरी में या छत्तीसगढ़ी में नहीं होता, ये उड़िया भाषा में होता है। भतरा जनजाति ये नाट्य करती है, इसलिए इसे भतरा नाट कहा जाता है। रावटी वह स्थान जहां भतरा नाट किया जाता है, जैसे अब उधर रहस बेड़ा देख लिया हम लोग, है ना, यहाँ पर भतरा नाट जिस स्थान पे किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रावटी। एक प्रश्न बन जाएगा आपका, भतरा नाट जिस स्थान पे कहा जाता है रावटी, या रावटी किससे संबंधित है? भतरा नाट। ऐसे प्रश्न बन जाएगा। ठीक, पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है भतरा नाट। किस पे? पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। प्रमुख वाद्य यंत्र मृदंग, अरे मुदंग लिखी कैमरामैन, मृदंग प्रमुख वाद्य यंत्र इसका मृदंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मृदंग का ही इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है, इसमें साथ में अन्य वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है, और वो ये है ढोलक और टुरबुरी। अब देखो आप, ये भी आप याद रख सकते हैं ना कि भतरा नाट में देखो, हम लोगों ने सबसे पहले नाचा देखा, नाचा में कौन कौन सा वाद्य यंत्र है? चिकारा और तबला, चिकारा और तबला है। फिर अपन आए रहस में, रहस में आपका हारमोनियम हो गया, चिकारा हो गया, तबला हो गया, मंजीरा हो गया, है ना, मंजीरा हो गया। मतलब दो चीजें जुड़ गई ना, चिकारा और तबला में दो चीजें जुड़ गई, हारमोनियम और मंजीरा, है ना। फिर अपन आ गए भतरा नाट में। भतरा नाट का मुख्य याद रखना मृदंग, मुख्य क्या है? मृदंग, साथ में ढोलक और टुरबुरी, ढोलक और टुरबुरी। कहीं त लिख देगा, कहीं ट लिख देगा ना, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ था, टुरबुरी तुरबुरी वही है, लेकिन बस बुरी है ना। ठीक, अच्छा, जो मुख्य गायक होता है भतरा नाट का, जो मुख्य गायक होता है उसे नाट गुरु कहा जाता है। भतरा नाट का मुख्य गायक नाट गुरु। तो आप अभी नाट गुरु किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। नाट गुरु भतरा नाट से, क्योंकि आपको पता है कि सारे तो नाट्य हैं, लेकिन नाट गुरु किसको कहा जाता है? भतरा नाट के मुख्य गायक को। पालेया, पाली, धरवा, लोक है सब, ये सब उड़िया भाषा में होगा, है ना। पालेया या पाली, धरवा, लोक सह गायकों को कहा जाता है। भतरा नाट में जो सह गायक होते हैं उन्हें पालेया या पाली, धरवा, लोक कहा जाता है। तो भतरा नाट में जो सह गायक, मुख्य गायक को क्या बोलते हैं? नाट गुरु। और जो भतरा नाट में सह गायक होते हैं उन्हें पालेया कहा जाता है या फिर पाली, धरवा, लोक कहा जाता है। ठीक, स्थायी पात्र देखिए आप, इसमें भी वही स्थायी पात्र कुछ होंगे, जैसे एक तो आपका दुआरी, दुआरी स्थायी पात्र, दुआरी और सूत्रधार। जो सूत्रधार जानते हो ना, जो आके बार बार माइक पकड़ के फिर कनेक्ट करता है ना। तो अभी ये आ थे, अभी ऐसे करी वैसे करी, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर आके अभिनय होगा, फिर आ जाएगा, वो एंकर समझ जाओ, सूत्रधार। तो स्थायी पात्र जो होते हैं, एक तो सूत्रधार स्थायी होता है, वो नहीं बदलता, और एक दुआरी। दुआरी को और क्या कहा? विदूषक। विदूषक एक पात्र है ना, पौराणिक गाथाओं पर आधारित है, और इसी को वो लोग क्या बोलते हैं? दूतो बरो। तो आप देखिए यहाँ भतरा नाट में स्थायी पात्र कौन कौन है भैया? दुआरी और सूत्रधार, दुआरी और सूत्रधार। दुआरी कौन है? विदूषक, विदूषक। और इसी को और क्या कहा जाता है? दूतो बरो। तो दुआरी या दूतो बरो। तो भतरा नाट के स्थायी पात्र कौन कौन है भैया? दुआरी या दूतो बरो, और दूसरा सूत्रधार। पुरुष कलाकार ही स्त्री पात्र की भूमिका निभाते हैं। ऐसा होता है क्या? अब देखे हो हाल फिलहाल में लोग, देखो लोक नाट्य, जो लोक नाचा, लोक नाट्य होता है ना, इसमें तो जहां तक मुझे पता है कि पुरुष ही स्त्री की वेशभूषा में आते थे, पुरुष ही। लेकिन आजकल देखो ये खासकर यूपी बिहार, यहाँ साला शादी ब्याह होगा ना तो नचनिया ले आएंगे। नचनिया पहले देखो परंपरा है, ऐसा नहीं है, पहले शादी ब्याह होता था ना तो लोग उसमें नाचने आते थे, लेकिन पुरुष ही आते थे, पुरुष ही स्त्री की वेशभूषा में आते थे। लेकिन अब लोग जो है ज्यादा अश्लील हो गए, अब वो ओरिजिनल लड़कियां लेकर आते हैं। वो लड़कियां जानते हो बहुत, मतलब देखो
ये किसी को जज करना तो बुरा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्त्रियां जो होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, वो अपना नाचने में अच्छी होती हैं, शक्ल सूरत अच्छी होती, तो परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये सब कार्य करने लगती हैं, नाचने का काम। लेकिन अधिकांश जानते हो इन सब कलाओं में माहिर उस तरह की स्त्रियां ही होती हैं। बार डांसर, जैसे बार और में जब प्रतिबंध लग गया था बार डांसर पे, तो ये सब क्या करने लगी, यही काम करने लगी। ठीक, तो चलिए, वैसे किसी को सब्जेक्टिफाई ऑब्जेक्टिफाई करना या किसी के बिना जाने किसी पर इस तरह का लांछन लगाना होता गलत है। लेकिन मैं आपको सत्य भी बताता हूँ, अधिकांश लड़कियाँ उसी तरह के चरित्र की होती हैं। कुछ होंगी जो पारिवारिक मजबूरी में ये कार्य करती हैं, लेकिन अधिकांश आपको हाव भाव बात करने से भी तो पता लग जाता है ना। वो जब बात करती हैं, जो हाव भाव रहता है उससे भी पता लग जाता है कि चरित्र कैसा होगा। चलिए, और केवल लड़कियां नहीं, क्योंकि पुरुष छुछोरे होते हैं, इसीलिए इस तरह की लड़कियों की मांग है। देखना साले बुड्ढे बुड्ढे हरामी नोट उड़ाते रहते हैं। और शरीफ व्यक्ति जो होंगे, जो पारिवारिक व्यक्ति होंगे, वो अगर मान लो चलो उत्साह हो रहा है तो बैठे होंगे जरूर शांति से। ये थोड़ी जाएंगे बुढ़ा नाचते जा रहा पैसा लुटाने ना। वो उससे पता चलता है कि बुढ़ा जवानी में भी हरामी ही रहा होगा। आइए अब देखिए, लोरिक चंदा। लोरिक चंदा, ये लोरिक चंदा गीत के रूप में हम लोग देख चुके हैं हल्का सा। इसकी एक छोटी सी कहानी ये है कि लोरिक जो है वो रीवा निवासी है, चंदा आरंग निवासी। हालांकि मैं आपको बता दूं, अलग अलग जगह अलग अलग डेटा दिया हुआ है, लेकिन जो चीज़ पूछ चुका है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। जो परीक्षाओं में पूछ चुका है ना, 2 जगह अलग अलग कहानियां हैं लोरिक चंदा की, लेकिन मैं आपको वो वाली कहानी बता रहा हूं जो, तो देखो क्या था, लोरिक रीवा निवासी और चंदा आरंग निवासी। ये लोरिक चंदा जो कहानी है वो ये प्रमुखता यादव जाति, लोरिक जो है यादव जाति से संबंध रखता है। तो हुआ ये कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में एक चरवाहा रहता था यादव जाति का। ठीक, वो जो है वो किसी कारण से रीवा पहुंचता है, तो रीवा का जो राजा हो जाता है वो उससे बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो उसके जानवरों की देखभाल करता है। बहुत प्रसन्न, इतना प्रसन्न हो जाता है कि एक समय क्या होता है कि अपने बिटिया का विवाह उसके बेटे से तय कर देता है। अपनी बिटिया का विवाह मतलब किसका, चंदा का। देखो अब कहानी जो मैं पढ़ा वो अलग है, अल्लू से, और अपनी बिटिया का विवाह तय कर देता है यादव से। ठीक, अब ये तय कर देता है तो उसका विवाह हो जाता है बड़े बेटे से, यादव के जो यादव होता है उसके बड़े बेटे से तय हो जाता है। लेकिन उसका चंदा का अफेयर उसके छोटे बेटे से हो जाता है, छोटे बेटे से हो जाता है। अब दिन का छुप छुपा के मिलना ये सब चल रहा होता है। बड़े भाई को पता लग जाता है तो फिर युद्ध होता है, लोरिक और नहीं, दोनों भाइयों में होता है, दोनों भाइयों में युद्ध होता है, वीर भावन है ना, दोनों भाइयों में युद्ध होता है और अंततः ये पूरा चलता है और अंततः लोरिक और चंदा भाग जाते हैं। उड़रिया, उड़रिया हम लोग पढ़ेंगे, उड़रिया का मतलब होता है भाग के विवाह करना, है ना। तो दोनों भाग जाते हैं। तो पूरी यही कथा को ये लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, आपको क्या याद रखना है, लोरिक चंदा, लोरिक चंदा किससे संबंधित है, यादव जनजाति या जाति, यादव जाति से संबंधित है। ये देख लो आप, है ना। तो इसमें भी वही सब जोकड़ ओकड़ आना ही है। आइए, लोरिक चंदा ये क्या है, प्रणय गाथा है। क्या ये, प्रणय गाथा। आप समझ गए, आप लव अफेयर, त्रिकोणा, ट्रायंगल, लव ट्रायंगल सब है इसमें। लोरिक रीवा निवासी, लोरिक रीवा निवासी यादव जाति, चंदा आरंग निवासी। तो जो मैं कथा पढ़ा ना, उसमें कथा में ये वाली स्टोरी है जो यूपी में प्रचलित है। वास्तव में बता दूं आपको, ये ज़्यादा यूपी में चलता है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ से प्रेरित यहाँ भी है, यहाँ भी पॉपुलर हो गया है। चंदा आरंग निवासी, आरंग रायपुर वाला आरंग है ना। तो कभी प्रश्न क्योंकि पूछ चुका है तो अपन उसी हिसाब से चलते हैं। लोरिक कहाँ का निवासी, रीवा निवासी जो मध्य प्रदेश में रीवा, और चंदा कहाँ की निवासी, आरंग निवासी। ठीक, चंदैनी पार्टी, अब जो ये लोक नाट्य जो लोरिक चंदा जो प्रस्तुत करती है उस पार्टी को कहा जाता है चंदैनी पार्टी। तो लोरिक चंदा की जो कहानी उसको जो लोक नाट्य में प्रस्तुत किया जाता है उसको चंदैनी कहा जाता है, चंदैनी, है ना। लोरिक चंदा का जो प्रसंग है उसे जब लोक नाट्य में अभिनीत किया जाता है उसे कहा जाता है चंदैनी, और जो कलाकार जो दल इसकी प्रस्तुति करते हैं उन्हें कहा जाता है चंदैनी पार्टी। ठीक, आगे चलिए। स्त्री पात्र की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं, वही।
आपने जितने भी नाट्य देखे उसमें नकली महिला होती है ना, नकली महिला होती है। और इतना बढ़िया मेकअप, मतलब कुछ पुरुष मतलब एकदम मतलब लड़की की तरह ही दिखते हैं, दाढ़ी ओढ़ी कुछ आती नहीं, एकदम गोरे चिकने पतली कमर। उनको जब लड़की बनाया जाता है तो लोग शंका में हो जाते हैं, कई लोगों को प्रेम हो जाता है तुरंत ना। स्त्री पात्र के वाद्य यंत्र देखो आप, चिकारा। चिकारा मुख्य कलाकार क्या बजाता है? चिकारा। अब देखो यहां प्रश्न कैसे बन जाएगा, मुख्य कलाकार। लोरिक चंदा में जो मुख्य कलाकार होता है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? चिकारा। ठीक, लेकिन साथ में आप देखिए चिकारा के स्थान पर अब वही परंपरा बदलती जा रही है। अब चिकारा का स्थान किसने ले लिया है? हारमोनियम। लेकिन फिर भी आपसे पूछेगा मुख्य वाद्य यंत्र क्या होता है, तो चिकारा। मतलब मुख्य कलाकार जो बजाता है वो क्या है? चिकारा। ठीक, झांझ। और एक और कौन सा वाद्य यंत्र? झांझ। हाँ, कहाँ गया वो? हाँ, मंजीरा। मंजीरा, चिकारा, मंजीरा और झांझ। ठीक, ये नोट जो है इससे ऐसे कनेक्ट होना था, ऐसा नोनी ऐसा बोल देना तो ये नोट इससे कनेक्ट होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन कौन सा वाद्य यंत्र भाई? चिकारा, मंजीरा और झांझ। चिकारा, मंजीरा और झांझ। तो आप लोगों ने पहले इसको खत्म कर लो फिर उसके बाद देखता हूं। पात्र देखिए आप। अब इस चंदैनी लोरिक चंदा जो लोक नाट्य है इसमें पात्र, कुछ पात्रों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं कभी सॉल्व नहीं देखता, मैं तुमको एक बात बता देता हूं, मैं नोट्स बनाता हूं तो मैं कोई भी विषय में पढ़ा रहा हूं मैं सॉल्व नहीं देखता। मैं कोशिश करता हूं कि भाई खुद पढ़ने पर ग्रंथ अकेडमी से फिर यहां से प्रश्न बन सकता है। आपको जरूरी है, आप लोग अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे यहां से प्रश्न आते तो यही पढ़थन, यहां से ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा करना जुआ होता है, ऐसा करना जुआ होता है। मैं आपको बता देता हूं एक बात स्पष्ट रूप से, किसी स्टेट का पीएससी प्रीलिम्स छत्तीसगढ़ जैसा टफ नहीं है। टफ की बात नहीं है। वो जो आप बिहार का देखोगे, आप यूपी का देखोगे, आप मध्य प्रदेश का देखोगे ना, इनकी प्रीलिम्स बहुत आसान है। इसमें एक पहली बात खासियत होती है, वन लाइनर की अधिकता होती है इन सब पीएससीओ में। राजस्थान ये सब पीएससी जो होता है ना, वन लाइनर की अधिकता होती है। दूसरी बात क्या होती है कि इनको ये फलाना फलाना सेक्शन से प्रश्न आ रहा है तो लोग फलाना फलाना सेक्शन से बार बार और सॉल्व में आए हुए प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, पिछले साल हो गया है सॉल्व में आए हुए प्रश्न, लेकिन मैंने आपको बताया था सरकार बदली थी, बीजेपी कांग्रेस के द्वारा सेट कराया गया पेपर नहीं लेना चाहती थी, आनंद फानंद में उसने पेपर बनाया। अपेक्षा ये की जाती कि पिछले साल के पीएससी प्री से पहले जो 4 साल के पेपर आए वैसे ही आएगा, और वो पेपर अच्छे खासे दिमाग हिलाने वाले थे। मतलब आप सोचो कि उससे पहले वाले पीएससी प्रीलिम्स में 45%, 44-45% में जनरल का सिलेक्शन हुआ था, जैसे यूपीएससी का कट ऑफ जाता है। इसका मतलब यह है कि पेपर का स्तर इतना तगड़ा था कि अच्छे खासे धुरंधर भी ज्यादा नहीं बना पाए थे ना। और वो ज्यादा नहीं बना पाए थे, उसके कारण पहले स्पष्ट समझ लो। वो ज्यादा इसलिए नहीं बना पाए थे कि छत्तीसगढ़ तो लोग रगड़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनौती उतनी नहीं है। आपको क्या है, चीजें रटनी है, चीजें रटनी है, सिंपल सिंपल छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति और ये सब रटनी है। तो यहाँ तो बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है वो सब रट डालते हैं, क्लास नहीं किया तो किताबों से रट डालते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चुनौती है कि कंटेंट किसी किताब में वो पूर्ण होना चाहिए, ताकि क्यों, देखो आप अगर 50 प्रश्न में से आप ये मान लेते हो कि 5-6 क्वेश्चन करंट के आएंगे छत्तीसगढ़ के, बाकी क्वेश्चन तो स्टैटिक जीएस आएगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और ये सब भी शामिल होगा। 5 मान लो आप और 5 इकोनॉमिक सर्वे मान लो आप, आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का, ये 10 निकाल दो तो 40 जो बचे वो तो आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, जनजाति और इसी सबसे आने। लेकिन आप ये मान सकते हो कि 30 प्रश्न रेंज में होंगे सब, मतलब सभी आपको मिल जाएंगे। लेकिन 10 प्रश्न आप क्या उम्मीद कर सकते हो कहां से पूछेगा पता नहीं, और लेकिन पूछेगा ग्रंथ अकेडमी से, पूछेगा ग्रंथ अकेडमी से। तो मैं ग्रंथ अकेडमी जो पकड़ा हूं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि साला ग्रंथ अकेडमी से कहीं से पकड़े तो आ जाए, क्योंकि अब तक जो मेरे पास ग्रंथ अकेडमी के सोर्स हैं लगभग 19 सोर्स हैं। 19 इकट्ठा किया, मेरे को टाइम लगता है। तो कभी कभार मान लो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो
और जैसे हिस्ट्री अपना तैयार है, लगभग जनजाति तैयार है हमारा, ज्योग्राफी के जो लास्ट क्लास के क्रॉप्स वही बाकी है ना। अगर मान लो किसी दिन मैं क्लास तोड़ूंगा नहीं, किसी दिन मैं आपको बोल दूंगा कि छत्तीसगढ़ आज एक दिन का समय दे दो, क्योंकि नोट्स आपको देना है तैयार करके। इसका नोट्स मैं बना रहा हूँ, ये मैं ही बना, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, पहले हुआ है, लेकिन वो उस नोट से मुझे संतुष्टि नहीं। जिसने भी पढ़ाया था उसने क्या किया, उसने ये जो पटेल की किताब में जो आती है ना, उसी को बेस रख के पढ़ा दिया, मतलब काम नहीं किया। जबकि मैंने ग्रंथ एकेडमी को सोर्स दिए थे कि भैया ये काम करना है, स्टूडेंट को नोट्स बना के पढ़ाना है। इसीलिए तो मैं बहुत सारे विषयों की जिम्मेदारी मैं स्वयं ले रहा हूँ। क्या होता है कि किसी और पे मैं कुछ ही, जैसे आनंद है, आनंद मेरे ही स्टूडेंट है, वो जानता है मेरी रिक्वायरमेंट, आनंद मेरे ही स्टूडेंट है, मुझसे ही पढ़ा है तो वो उस पर कार्य करता है वैसा। लेकिन सब पे मैं उम्मीद नहीं कर सकता। मेघराज है, वो साइंस पढ़ाने आएगा तो साइंस आपको 2 से 2.5 महीना लेगा, 2 महीना, और इत्मीनान से पढ़ाएगा आपको। मतलब देखो आप बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ पीएससी में साइंस से क्वेश्चन भी देख लेना, अच्छे कूट वाले बना रहा है, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, तो साइंस भी लगभग 2 महीने चलेगा ही। मैं ना पर्याप्त समय देता हूँ कि साइंस भी जो है आप उस तरह से बायो फिजिक्स के साथ तैयार रहे। एक एक नंबर मायने रखता है, और व्यापम में चले जाते हो तो आधे नंबर से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो ये लोग काम करते हैं इन विषयों पर, लेकिन जो बाहर से फैकल्टी आती है उस पर वो लोग क्या करते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं, वो लोग काम नहीं करते, है ना। तो बहुत सारे विषय जो ये है, इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लिया हूँ कि मैं ही अब ये विषय पढ़ाऊंगा, और मैं क्योंकि मैं उस पर काम करता हूँ तो कभी कभार लेट लतीफ हो जाता है। यही वाली इसमें चलेगा, बाकी तो हमारे जो हिस्ट्री और वो सब नोट्स तैयार है, मैंने ही पढ़ा है उसको, तो उसके नोट्स जनजाति सब तैयार है वो। ठीक, चलिए ये याद रखिए। पात्र, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, भैया बोल देगा लोरिक और चंदा तो जानते हो आप मुख्य पात्र हैं, दोनों प्रेमी युगल। लोरिक पुरुष है, चंदा नाम से ही पता लग रहा है। लेकिन दौना, मांजर और मलिनीन डोकरी पूछ देगा, मलिनीन डोकरी किससे संबंधित, ये पात्र किसका है, तो आपको याद आएगा चंदैनी गोंदा, लोरिक चंदा। असल में जो गीत होता है उसको चंदैनी गोंदा कह देते हैं, है ना। तो मलिनीन डोकरी, तो ये याद रखना, लोरिक चंदा याद रहेगा, दौना, मांजर और मलिनीन डोकरी, ये पात्र लोरिक चंदा लोक नाट्य के, या चंदैनी। ठीक, ये याद रखना है आपको। इसका कोई लिखित पाठ नहीं, इसका भी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता लिखित। तो सारे चारों चीजों के कॉमन क्या है, देखो चिकारा है, चिकारा कॉमन है क्या, हर जगह चिकारा कॉमन है। तबला भी कॉमन है, नहीं तबला लास्ट वाले में नहीं है। अच्छा देखो, पहले वाले में वाद्य यंत्र आपका चिकारा और तबला है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, नाचा की बात कर रहे हैं। नाचा के बाद कहाँ है, रहस्य में आए, रहस्य में देखो जिकारा तबला तो है ही है, मंजीरा और हारमोनियम, है ना, ये ऐड हो गया। उसके बाद अपन आए कहाँ, भद्रानाट। भद्रानाट में क्या क्या भैया, मृदंग है, मुख्य क्या है मृदंग, लेकिन साथ में ढोलक और तुड़बुड़ी अलग है थोड़ा सा, मृदंग, ढोलक और तुड़बुड़ी। फिर चौथे वाले में आए तो यहाँ क्या हुआ भैया, यहाँ पर चिकारा, जो मुख्य जो कलाकार है वो क्या बजाता है, चिकारा, और साथ में मंजीरा है और साथ में झांझ है, मंजीरा और झांझ। ठीक, आइए 8 से 10 दिनों तक चलने वाला लंबा नृत्य अभिनय कथा है, वही जैसे आपका रहस्य चलता है वैसे ही ये भी चलता है। मुख्य प्रसंग लोरिक चंदा उड़रिया। उड़रिया का मतलब जानते हो, भगा ले जाना, भाग जाते हैं, जो प्रेमी युगल भाग जाते हैं ना उसको उड़िया भगाना बोलते हैं, है ना, उड़रिया। ठीक, तो मुख्य प्रसंग क्या, बहुत सारे प्रसंग है इसमें, लेकिन मुख्य प्रसंग क्या है, ये है लोरिक चंदा उड़रिया प्रसंग। चंदैनी सतनामी समाज में अधिक लोकप्रिय है, ऐसा लिखा हुआ मिला मेरे को। कभी प्रश्न बन जाए कि भाई किस समाज में ये जो चंदैनी है या लोरिक चंदा ये किस समाज में अधिक प्रचलित है, तो सतनामी समाज। ठीक, लोरिक चंदा के प्रसंग, ये प्रसंग आप एकदम मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें रटना चाहिए, लेकिन कभी लटके झटके बन जाए तो भाई ये प्रसंग किससे संबंधित है, ऐसा आ गया तो जैसे चंदा वीर भावन का विवाह, अरे ये तो समझ जाओगे आप चंदैनी से। लेकिन और कहीं पर कथायत खुलना का विवाह, ये पूछ दिया कि ये प्रसंग किससे संबंधित है, तो फंस जाओगे। तो आप इसको रटो मत, लेकिन क्या है जब भी गुजरो यहाँ से ना
तो 2-3 बार पढ़ के चले जाओ कि ये प्रसंग चंदैनी के हैं। ठीक, पहला सोन पंडरू, देखो ये ऐसा सोन पंडरू जन है ना, ये प्रसंग किससे है? लोरिक चंदा। लोरिक चंदा का प्रसंग, ये प्रसंग है आपके पूरे चंदैनी में जिसकी प्रस्तुति होती है। सोन पंडरू जन कथायत खुलना का विवाह, लोरिक जन चंदा वीर भावन का विवाह। वीर भावन बोला था ना, बड़े बेटे से हुआ था पहले। फिर लोरिक वीर भावन युद्ध, अब दोनों भाई युद्ध लड़ेंगे आपस में, लव ट्रायंगल होता है, भाई भाई लड़ जा रहे हैं। ठीक, लोरिक वीर भावन युद्ध। लोरिक चंदा का प्रेम व उलरिया भगाना, दोनों का प्रेम हो जाता है, फिर ये लेके भगा जाता है। फिर दौना मांजर चंदा की लड़ाई, दौना मांजर और चंदा की लड़ाई, ये भी इसी से रिलेटेड है। लोरिक द्वारा राजा करिंगा किसका हत्या करता है लोरिक? इसका ऐसा प्रश्न बन जाएगा ना कि किस राजा की हत्या करता है इस लोकनाट्य, इस गाथा के अनुसार? लोरिक करिंगा, राजा करिंगा की हत्या करता है। और लोरिक बाद में आपको पता है लोकनाट्य का मतलब सुखद अंत में मिलन हो जाएगा, लोरिक का परिवार से अपने मिलन हो जाएगा। चंदा क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जैसा मिला रहा है मिलन तो चंदा होगी साथ में। ठीक, तो ये आप यहां से प्रश्न बन सकता है कि लोरिक चंदा यानी कि चंदैनी में लोरिक ने किस राजा की हत्या की? करिंगा, राजा करिंगा। और प्रसंग में आपसे पूछा जा सकता है कि भले ही फलाना प्रसंग किससे रिलेटेड है, तो सोन पंडरू जन यहां फंस सकते हो, तो इसको याद रख लो। सोन पंडरू जन चंदैनी से रिलेटेड है। कथायत खुलना का विवाह, ये भी एक प्रसंग है चंदैनी का। लोरिक जन्म, ये सब तो याद रखने की जरूरत नहीं आपको। लोरिक जन्म या चंदा या पकड़ लोगे आप, चंदा वीर भावन चंदैनी समझ। लोरिक वीर भावन युद्ध है ना, किससे युद्ध लड़ता है? अपने भाई से लड़ता है, उसका नाम क्या है? वीर भावन, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, उसके बाद लोरिक चंदा का प्रेम और उलरिया, ये भी याद रहेगा आपको। दौना मांजर चंदा की लड़ाई, दौना मांजर और चंदा की लड़ाई एक प्रसंग ये है। लोरिक द्वारा राजा करिंगा का अंत, लोरिक परिवार मिलन प्रसंग। अब लोकवाद्य में आते हैं, है ना। इसको एक काट देता हूं।